हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इस समय एनटीए जो है टफ क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा पूछ रहा है और ऐसे टॉपिक को सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है जो अभी तक नहीं पूछा गया, जिसमें ही आपका इन्वायरमेंट, करंट अवेयरनेस से, करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ से बन रहे हैं, इसी इन्वायरमेंट सेक्शन से बन रहे हैं। तो यहाँ पर आज आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आज की क्लास को। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो जरा, अगर सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, ऑडियो विजुअल क्लियर है, तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। यहाँ पर आज मोस्टली आज क्वेश्चन देखने वाले हैं एनवायरनमेंट के, यानी अगर आज का पीडीएफ पढ़ लिया तो यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद देखोगे एग्जाम में। ये पीडीएफ संभाल के रखना, जब एग्जाम आएगा तब आपको खुद पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज करवाई जा रही हैं। स्टार्ट करें दीपशिका? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज के क्वेश्चंस के साथ में है जो कि एनवायरनमेंट के। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करिए अब। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 1। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। देखते हैं, आज मान लो एग्जाम है हमारा, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गए, अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इनको। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? एसडीजी गोल के बारे में बात हो रही है। एसडीजी गोल 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती वर्ष 2030 तक असंक्रामक बीमारियों से असामयिक मृत्यु संख्या कितने प्रतिशत तक घटाई जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 आप सबने कहा है सी, बिल्कुल सही है। 50%। याद रखिएगा एसडीजी के गोल इसी तरीके से पूछे जाएंगे, उससे रिलेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी आंसर करते जाएंगे। जिनको जेआरएफ लेना है, जिसको नेट क्वालिफाई करना है, उनका सिर्फ एक ही काम है आज, फटाफट से आंसर करना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? एसडीजी का जो टारगेट ईयर है, यानी कब तक उसको अपना टारगेट अचीव करना है, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है सी, 2030। इसमें कितने टारगेट हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एसडीजी के टारगेट कितने हैं? आज की इस पीडीएफ को पढ़ लिया ना तो समझ लो आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन एनवायरनमेंट आप यहीं से खींच ले जाओगे, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को। तो यहाँ पर 17 टारगेट, वेरी गुड जॉब। 17 गोल हैं और 169 टारगेट है। मीना 17 गोल और दीपशिका 169 टारगेट, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 एसडीजी के बाद आ गया एमडीजी। टाइम स्टार्ट हो रहा है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन है कि एमडीजी के जो यहाँ पर गोल नंबर 7 है उसके लक्ष्य कौन से हैं। अब आपको इतना पता होना चाहिए एमडीजी एसडीजी के जो गोल हैं वो कौन से हैं, जो टारगेट हैं वो कौन से हैं। वो पता चल गया तो बाकी तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। जेआरएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसको जेआरएफ चाहिए आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच। ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की वैश्विक प्रतिशतता में वृद्धि करना और ऊर्जा क्षमता को दोगुना करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जरा सा एक बार इसको पढ़ेंगे। याद रखिएगा कितने क्वेश्चन है? 3। लेकिन नया क्वेश्चन किधर से बनेगा भाई? नया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एसडीजी गोल का जो नया टारगेट है नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उससे रिलेटेड। 2023-24 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग, जो कि नीति आयोग के द्वारा किया गया। ये डेटा बहुत ही यूनिक है, यानी यहाँ पर हम लोग नए टॉपिक को भी पढ़ते जाएंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आ सकता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल स्कोर की बात करते हैं। तो इंडिया ने स्कोर यहाँ पर पहले था 71, इस समय
अप फ्रॉम 66, ठीक है। इंडिया ने स्कोर इंप्रूव किया है, 71 है 22 23 24 में, पहले कितना था 66 था और उससे पहले था 57। टॉप परफॉर्मर की बात पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो टॉप कर रहे हैं, उसके अचीवमेंट को टॉप कर रहे हैं, तो किस किस का नाम आएगा? केरला और उत्तराखंड का। इनका स्कोरिंग पॉइंट कितना है? 79 स्कोरिंग पॉइंट है। थैंक यू छोटी। ठीक है, ये नया डेटा है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एसडीजी अचीवमेंट करने में कौन से स्टेट है जो पीछे रह गए हैं, तो लोएस्ट में किसका नाम आएगा? बिहार, जिसने 57 पॉइंट किया है, झारखंड 62 पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए फ्रंट रनर स्टेट कौन से हैं, तो 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर नाउ कंसिडर फ्रंट रनर्स इंक्लूडिंग 10 न्यू एडिशन। गोल कौन कौन से गोल अचीव करने हैं? गोल 1 नो पॉवर्टी, 8 डिसेंट वर्क एंड 13 क्लाइमेट एक्शन आर नाउ इन द फ्रंट रनर कैटेगरी। यानी कौन कौन सी कैटेगरी एसडीजी में अचीव करी है इंडिया ने? तो वो है गोल नंबर 1 जिसमें नो पॉवर्टी आता है, 8 डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ एंड 13 जिसमें आता है क्लाइमेट एक्शन। स्टेट विद मोस्ट इम्प्रूवमेंट: उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम। यूनियन टेरिटरी विद द बेस्ट स्कोर, अगर बेस्ट स्कोर की बात करते हैं तो चंडीगढ़ का नाम आता है, और वहां पर चंडीगढ़ के बाद पुडुचेरी का नाम आता है। ये जो डेटा है बिल्कुल यूनिक डेटा है। एग्जाम में करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं ना, समझो ये वहीं से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एसडीजी का गोल जो टारगेट है इंडिया का, उसने जो अचीव किया है 2018 से, पहले था 857, 60 स्कोर था, 66 स्कोर हुआ, और अभी का कितना स्कोर है इंडिया का? अभी का जो स्कोर है वो है 71। इस डेटा को आपने पढ़ना है, ठीक है। 71 अभी 2023-24 में टारगेट किया गया है। आपका स्कोर बहुत अच्छा है इंडिया का, 71 में है। कौन कौन परफॉर्मर बेस्ट हैं, कौन कौन से गोल अचीव करने की इसमें बात की गई है, ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि एसडीजी प्रोग्रेस के लिए या एसडीजी गोल अचीवमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी इंडिया की स्कीम्स हैं जो कि आपकी एसडीजी के जो गोल अचीव करने के लिए है, कौन कौन सी योजना है? ये भी तो एग्जाम में आ सकता है। कौन कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम मुद्रा योजना, सौभाग्य स्कीम, रिन्यूएबल एनर्जी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी स्कीम है आपके जो कि एसडीजी गोल को कवर करती है, ठीक है, ये डेटा आप लोगों के लिए है। एसडीजी के गोल कौन से है? पहले नंबर पे कौन सा आता है? पहला गोल कौन सा है? कमेंट करिए जल्दी से। किसको भैया नेट जेआरएफ चाहिए, किसको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है? बाद में क्या है ना, अभी टाइम बचा नहीं है, यही है जो थोड़े से टाइम बचा है, उसके बाद फिर तो यही हो जाएगा। आगे हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा एग्जाम में, बट अभी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। नो पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने पे क्या होगा? अगर गरीबी हटाई जाएगी तो जीरो हंगर हो जाएगा, क्योंकि लोगों की भूख मिटने लग जाएगी। अगर लोगों की भूख मिटने लग जाएगी तो क्या होगा? उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, गोल नंबर 3। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो उनका पढ़ने में मन लगेगा। खाली पेट क्या कहते हैं, भजन भी नहीं होते। तो क्वालिटी एजुकेशन किस पे आएगी? 4 नंबर पे। जब हमें शिक्षा मिलने लगेगी तो जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी। जेंडर इक्वालिटी आएगी तो फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे, क्लीन वाटर सैनिटेशन पे जाएंगे। फिर आएगी क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन। 14 life below water, 15 life on land, 16 peace justice and strong institution, 17 partnership for the goal। अगर आपसे पूछा जाए एसडीजी का गोल, कितने गोल हैं? 17 गोल हैं और 169 टारगेट। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल नंबर 10 में क्या है,
पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल नंबर 7 कौन-सा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर बेकार है। एसडीजी के हम आंसर ही नहीं सॉल्व कर पाएँगे। तो ये डायग्राम, ये जो पिक्चर है, बहुत ध्यान से आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर इससे रिलेटेड इंडिया में क्या किया गया है? मान लीजिए पॉवर्टी रोकने के लिए कौन-सा मिशन है? मनरेगा। मनरेगा है। ज़ीरो हंगर के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। गोल 3 का टारगेट, उसका स्कोर। गोल 4 में क्या है? इक्वालिटी एजुकेशन, जिसमें एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेट की बात की गई है, ANER फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन 96.5, 21-22 के लिए, और 88.65 ऑफ स्कूल हैव एक्सेस टू बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग। आपसे ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि हायर एजुकेशन में कितने से कितनी एज ग्रुप वाले लोग होते हैं? 100% पैरिटी बिटवीन फीमेल एंड मेल्स। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां से पूछा गया था कि हायर एजुकेशन में आप मुझे बताएं कि कितना, अगर कोई हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है तो कितनी एज ग्रुप वाले लोग उसमें शामिल होते हैं? तो आप देख सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करी जा रही है। कहां से क्वेश्चन आ रहा है ये आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद हो गया जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, 1000 मेल फीमेल पर 1000 मेल, कैसे काउंट होता है यहाँ पे? क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, LPG, MPNG, सौभाग्य स्कीम, किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी। डिसेंट वर्क इकोनॉमिक, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी रोजगार में जो बेरोजगारी है उसके रेट को कम करने की बात करी गई है। इंडस्ट्री इनोवेशन के लिए कौन सी है? PM ग्राम सड़क योजना है, ठीक है। डिक्रीज इन पॉइंट फ्रॉम 67 65 इन 23 24 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन। गोल नंबर 12 में क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है? उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या क्या किया गया है? लाइफ बिलो पॉवर्टी, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें। और MDG के गोल कितने हैं? MDG के गोल, MDG के हैं 8 गोल। ये डेटा आपका जो लेटेस्ट डेटा है वो चाहिए कि पुरानी चीजों पे ही काम करना है? अगर आपसे पूछा जाए MDG, MDG का गोल नंबर 4 कौन सा है? इस समय आपको मैं यही चीज बार बार बोलती हूँ कि देखिए नए तरीके से पढ़ाई चल रही है इस समय एग्जाम में। इस तरीके से क्वेश्चंस को लर्न करिए कि याद रहे। कितने हैं गोल? कितने हैं? 8 गोल हैं। टारगेट कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाए SDG अचीवमेंट में 2024 की कंट्री का दिया हुआ कि जो SDG का जिन्होंने अचीवमेंट किया नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, तो कौन सा बताएंगे? रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, वेरी गुड। ये एक डेटा आप देख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए एसडीजी का अचीवमेंट, सबसे पहले तो फिनलैंड ने बहुत बेहतरीन किया है। फिनलैंड के बाद स्वीडन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने आता है, डेनमार्क, जर्मनी, फिर फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना। इसमें कितनी कंपनियों की रैंकिंग तैयार होती है? इसमें कितने कंट्रीज की रैंकिंग तैयार होती है? थोड़ा सा कर लो, फिर उसके बाद तो कंटिन्यू हम लोगों के MCQs ही हैं। 167 कंट्रीज, ठीक है, रैंकिंग कवर 167, यानी 167 कंट्रीज की रैंकिंग है इसके अंतर्गत, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर करना शुरू करिए। अभी मैं टाइम हटा रही हूं, यानी अब आपको जो फास्ट आंसर करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपने? ये करना है कि भाई
फटाफट से क्वेश्चन को देखना और आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी 2/3। पढ़ते जाइए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 किससे संबंधित है? बाल मृत्यु दर से 1990 से 2015 के बीच कम से कम 5 से कम आयु की बाल मृत्यु दर प्राप्त की जाने वाली लक्ष्य कमी 2/3 थी। क्वेश्चन नंबर 5। अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया समझो आपने अचीव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए सी एंड ई। ए इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ, सी इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ स्लम ड्वेलर्स, ऑप्शन नंबर ई लैंगिक समानता को बढ़ावा देना यानी प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। इनमें से कौन से एमडीजी से संबंधित गोल है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक और देख लो भाई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज इट ट्रू और रॉन्ग? तो क्या बताएंगे? बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्टूबर 2024 में इंडिया का जो पावर सोर्सेज रहा है वो कैसा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी यानी सबसे ज्यादा पावर इंडिया को कहां से मिलती है? सबसे ज्यादा पावर इंडिया को कहां से मिलती है? आपसे एक क्वेश्चन है। अभी सबको दिख रहा है सबसे ज्यादा कहां से मिल रही है? कोल से 47.89। अगर पूछा जाए इंडिया का जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है कोल, दूसरा है आपका सोलर 20.27, विंड 10.50, हाइड्रो 10.34, ऑयल एंड गैस 5.59, न्यूक्लियर 1.80, बायो में 2.49, स्मॉल हाइड्रो में 1.12। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? लेटेस्ट डेटा देखिए अक्टूबर 2024 का। रिन्यूएबल एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? रिन्यूएबल एनर्जी 201.45 गीगावाट, इलेक्ट्रिसिटी में 1949 TWH, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन 2023 पर कैपिटा 1395 किलोवाट हर्ट्ज, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2024 में इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 1626 BUs, इलेक्ट्रिसिटी कवरेज 99.94%। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर किसके द्वारा, इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी ये पावर देखती है? ध्यान से, ये नया डेटा है, इसको अपने पास रख लीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है भाई। कैपेसिटी सोलर एनर्जी में कितना है, हाइड्रो में कितना है, विंड एनर्जी, इन सब के डेटा को आप लोग याद रखना जरा, क्योंकि ये 2024 का लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप सभी के सामने है। कितनी इस समय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया में? 454 गीगावाट यानी 454, और जाना कितना है? 500 GW जाना है। इसकी कैपेसिटी कितनी हो इस समय टारगेटेड है? 500 जीबी, सॉरी GW, ठीक है, गीगावाट। और अभी कितनी है? 454। किस सोर्स से कितना मिल रहा है ये आपके सामने डेटा है, आप लोगों ने एक बार पढ़ना है इसको। व्हाट इज इंडिया रैंक इन एनर्जी, जल्दी से बताइए जरा। व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडिया एनर्जी 2030? इंडिया एनर्जी 2030 यानी कि अगर हम बात करें 2030 में, तो इंडिया की इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज में कितनी? 500 GW, 500 गीगावाट। ये नया डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
टॉप 3 एनर्जी सोर्सेस ऑफ इंडिया, कहां से सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है? कोल कंट्री में टॉप एनर्जी सोर्सेस में आता है। कितना यहाँ पर कोल से आता है? 49%। फिर आ गया ऑयल हो गया, बायोमास हो गया, नेचुरल गैस हो गया, प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी हो गया 4%। मेन सोर्स क्या है याद होना चाहिए। सेम ऐसे ही नेट जीरो क्या है? नेट जीरो का टारगेट 2070 नॉन फॉसिल से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करी जा रही है 50% बढ़ाने की। वहीं रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंडिया डीकार्बनाइज्ड टारगेट, यानी इंडिया वाले कब तक जो ये कार्बन है उसकी एनर्जी को यहाँ पर एट कॉप 26 इंडिया 2030 decarbonization target was announced. This highly ambitious goal include decarbonizing energy to 50% and achieving 500 GW of fossil fuel free generating capacity by 2030। यानी कि जो यहाँ पर कार्बन है उसकी यहाँ पर कैपेसिटी कितनी कम करने की बात करी जा रही है? 50%। और वहीं पर ये किसमें कहा गया है? कॉप 26 में कहा गया है 2030 का ये टारगेट है। और फॉसिल फॉइल फ्री कैपेसिटी लेना है 500 GW। इंडिया जीरो कार्बन, इंडिया जीरो कार्बन का जो टारगेट है, नेट जीरो का जो टारगेट है 2017, यानी ये कह रहे हैं हम कार्बन को पूरी तरीके से हटा देंगे। कौन से ईयर तक? 2070 तक जीरो कार्बन की बात करी गई है। कौन सी ऐसी कंट्री है जो 55% का कार्बन इमिशन की बात कर रही है 2030 तक? तो वो है ईयू, यूरोपियन यूनियन। थोड़ा सा आगे बढ़िए, कॉप 26, कॉप 26 से जुड़ा हुआ आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है पंचामृत के बारे में कि पंचामृत क्या है? पंचामृत, ऐसे ही पंचामृत के बारे में जो भी नई चीजें होती है, जैसे गति शक्ति के बारे में इन्होंने एक बार पूछा था, गति शक्ति के 5 जो व्हील्स है वो क्या है गति शक्ति के। सेम ऐसे ही अब पंचामृत आ गया है, तो ये पंचामृत क्या चीज है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉप 26 सेशन में कहा है पंचामृत के बारे में? पंचामृत क्या चीज है? पंचामृत 2030 तक 500 GW गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता को 50% पूर्ति नवीकरण ऊर्जा से करने का लक्ष्य, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, 2030 तक कार्बन तीव्रता 2005 के स्तर की तुलना में 45% की कमी लाना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचामृत के बारे में कितने लोग जान रहे थे? जरा एक बार कमेंट करके बताना जरा। पंचामृत के बारे में कितने लोगों को पता था? पता था? याद नहीं था? पहली बार सुन रहे हैं? ये आएंगे, ये जो टॉपिक है सेम ऐसे ही मैंने क्या कहा गति शक्ति के बारे में। कौन सी कॉप 26 हुई थी? कहां पे हुई थी कॉप 26? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। यूएनएफ ट्रिपल सी 5 नेक्टर एलिमेंट्स किसके? पंचामृत। किसके द्वारा किया गया? अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना? तो यही चीज मैं कहती हूँ, हम लोग कहते हैं ना करंट अफेयर किधर से आते हैं? वो यही से आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेट जीरो टारगेट 2070 क्या चीज है,
तो नेट शून्य लक्ष्य को अगले 50 सालों के लिए भारत के सबसे बड़े बुनियादी ढांचे रोजगार सृजन के अवसर के रूप में प्रस्तुत करना। 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सौर और पवन प्रतिष्ठानों को 70 गुना बढ़ाकर 7,700 गीगावाट तक पहुंचाने की आवश्यकता। नेट जीरो 2070 क्या चीज है? गॉड ब्लेस यू मैसी, सबके साथ है आशीर्वाद भाई। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यही चीजें मैं आपसे कहती हूँ ना कि करंट अफेयर कैसे, किस तरीके के क्वेश्चन करंट अवेयरनेस से बन रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर अवेयरनेस से आ रहे हैं तो वो है आपका एनवायरमेंट। नया टॉपिक जिसको जिसको लगा याद, जिसको जिसको ये लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिला, वो एक बार थम्स अप कर दो जरा। जिसको जिसको लगता है आज कुछ नया सीखने को मिला, पढ़ रहे हैं इतनी देर से हम लोग, अभी आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, लेकिन किसको ये लग रहा है कि नई चीजें हैं? ये चीज कोई नहीं बताने वाला है ना। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ो, पढ़ना कि नेट जीरो टारगेट, अभी ये पीडीएफ भी मिलेगी आपको। ओ भाई साहब, ये क्या चीज है? ये तो पढ़ा पढ़ा, ये क्या चीज है? अब ये क्या चीज आ गई भाई सामने, देखो जरा क्या चीज है ये। किसके बारे में बात हो रही है? ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, टर्क्वेज हाइड्रोजन, कलर देखिए, येलो हाइड्रोजन, नेचुरल ग्रे गैस में आता है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन विद कार्बन कैप्चर, ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज होता है, कोयले से संबंधित हो गया, कोयले से निकलने वाला ब्लैक हाइड्रोजन हो गया, है ना। पिंक हाइड्रोजन हो गया न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। फिर आपका टर्कोइज हाइड्रोजन नेचुरल गैस आता है, सोलर एनर्जी आती है, येलो हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन, देख रहे हैं अब ये होता क्या है, थोड़ा सा इधर देखिएगा। ग्रे हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन का सबसे आम और सस्ता प्रकार। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन इसकी उत्पादन प्रक्रिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रदान करती है, यानी अच्छा नहीं है ज्यादा। ग्रीन ग्रीन जो ग्रे हाइड्रोजन है ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है। नीला हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पादित है, CO2 को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्बन कैप्चर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। हरित सबसे बेस्ट है, क्योंकि पवन, सूर्य, जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पादित है। यह प्रक्रिया सरल है, CO2 उत्पन्न नहीं करती है। हाइड्रोजन का सबसे वांछनीय प्रकार माना जाता है, यानी सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन। उसके अलावा ब्राउन हाइड्रोजन, गुलाबी हाइड्रोजन और फिरोजा हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से आता है, गुलाबी न्यूक्लियर यानी परमाणु से आता है, और फिरोजा इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली, ज्वलनशील गैस है। इसके कई प्रयोग हैं, चाहे वो औद्योगिक के लिए हो, ईंधन कोशिकाओं में बिजली का उत्पादन हो, बिजली हीटिंग से हो। हाइड्रोजन क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है जो ईंधन सेल से उत्पन्न किए जाने पर केवल क्या उत्पन्न करता है? जल ही उत्पन्न करता है। कोई बात नहीं दिया। अभी इंग्लिश में देखो भाई, इंग्लिश वाले भी देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो भाई। ग्रीन हाइड्रोजन मोस्ट कॉमन चीपेस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम फोसिल फॉइल। फोसिल फॉइल से क्या होगा? ग्रे हाइड्रोजन हो गया। यूज्ड एज अ फ्यूल, बट इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस डज क्रिएट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ब्लू हाइड्रोजन हो गया, fossil fuel but carbon capture technology used to prevent CO2 from entering the atmosphere. ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ट माना जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से यूज होता है यहाँ पे। उसके अलावा ब्राउन हाइड्रोजन हो गया, कहाँ से? कन्वेंशन फॉसिल फॉइल। पिंक हाइड्रोजन हो गया न्यूक्लियर पावर से, और टर्कोइज हाइड्रोजन थ्रू हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक कार्बन भी आपने देखा, जो कि कोल से था। इसका सोर्स क्या है? कोल। नेचुरल गैस ग्रे हाइड्रोजन, नेचुरल गैस ब्लू हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन। सोर्स हो गया कोल, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी, टर्कोइज हो गया नेचुरल गैस, और येलो हाइड्रोजन हो गया सोलर यानी सोलर एनर्जी। आई होप कि ये सारे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी चीजें आप लोगों को ना याद हो जानी चाहिए, ठीक है।
रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन ऐसी है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो गई, जैसे हवा है, कभी खत्म नहीं हो सकती, जनरेट होती रहेगी। सूरज है, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो विंड हो गया, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, जियोथर्मल हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, कभी खत्म ना होने वाले। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी जब हम इनका यूज करना स्टार्ट करते हैं तो ये खत्म हो सकते हैं, चाहे वो ऑयल हो, कोल हो, न्यूक्लियर हो या नेचुरल गैस हो। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। सॉल्ट क्या माना जाता है, रिन्यूएबल माना जाता है या नॉन रिन्यूएबल माना जाता है। सॉल्ट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है ना। चलो, यहाँ पर इसके बारे में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, नॉन रिन्यूएबल कैसी है, इनके जो डिफरेंस है आपके सामने है, आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन पे चले जाते हैं सीधे सीधे। तो जल्दी से आंसर करिए, रेड डेटा बुक किसके बारे में आंकड़े प्रदान करती है। रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, सोलर, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल। वेरी गुड। तो सही आंसर विशाल क्या होगा इस क्वेश्चन का, संकटापन्न जाति यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। कभी कभी सेम रिपीट हो जाते हैं या कभी कभी फॉर्मेट चेंज करके बताते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है, यानी किसकी वजह से ओजोन को नुकसान पहुंचता है। अब जो क्वेश्चन अच्छे से जवाब देगा उसको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर फ्री मेंबरशिप मिलने वाली है। आज स्पेशल क्लास है एनवायरनमेंट की, जो सबसे सटीक आंसर देगा और सबसे ज्यादा आंसर देगा, 3 लोगों को क्या मिलेगी, फ्री मेंबरशिप, ठीक है। तो चलो जल्दी से, यानी उनके नाम का कलर चेंज हो जाएगा, तो आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर लिखेंगे। अभी क्या है कि अपन को पता ही नहीं लग रहा किसने आंसर लिखे हैं, तो क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है बी, मिथाइल क्लोराइड। ओजोन चरण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होने से, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक कल कारखाने, संसाधनों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुवीय क्षेत्र पर होता है। मिथाइल क्लोराइड सब लोग याद भी रखेंगे कि किसने जवाब पहले दिया है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मॉडरेटर है, जिनका भी ब्लू रंग है यहाँ पे, जैसे फातिमा, दीपशिखा, विशाल, आप सभी ने ये भी ध्यान रखना है, जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली हुई है उनमें कौन फास्ट आंसर करेगा, थोड़ी आप लोग मेरी हेल्प करना, ठीक है। जितने भी हमारे साथ में मॉडरेटर है, छोटी ध्यान रखना जरा, कौन नंबर 1 पे आंसर कर रहा है। 3 टॉप को मिलने वाला है आज मेंबरशिप। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए। कौन मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में जाना जाता है। चलो भाई, आंसर करो। जो सबसे फास्ट आंसर करेगा और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर करेगा, दो चीजें कंसिडर करेंगे, फास्ट आंसर और करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मी नाभिकीकरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले भाई एक और चीज है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपसे पूछा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो उसकी रैंक कहाँ से होती है, 0 से 500 तक। अगर मान लीजिए इस तरीके का मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो देख लीजिएगा, अगर 0 से 50 इंडेक्स है तो गुड है, 51 से 100 है तो हवा सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 है तो मॉडरेट, 201 से 300 पुअर, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है 300 से 500 जा रही है तो एयर क्वालिटी गिरती जा रही है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 500 होता है, गुड से सेवियर तक जाता है।
ये भी है आपके सामने कि अगर हम बात करते हैं कि AQI स्केल के बारे में, जो कि 0 से 500 है, उसकी यूनिट कौन सी होती है? ये रही यूनिट, याद रखिएगा, कभी कभी साइन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि उस समय पोल्यूटेंट कौन से हैं? एयर क्वालिटी स्केल में PM10 को काउंट किया जाता है, PM2.5 को काउंट किया जाता है, NO2 को, O3 को, CO को, SO2 को और NH3 और PB। एयर पॉल्यूटेंट किसको माना जाता है आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स में? तो PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NH3 और PB। ठीक है, बाकी 0 से 500 तक का रहता है। कौन सी कितनी देर तक एयर पॉल्यूटेंट रहता है उसके बारे में भी यहाँ पे है। चलो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आंसर करिए। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों का आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है? सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन 2021, 2023, 2024। 3 साल लगातार सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें औसत है तो निर्धारित सीमाओं का सही क्रम है PM10, SOX, PM2.5 और PB। यानी सबसे ज्यादा की क्या है? PM10 की वैल्यू है यहाँ पे। PM10, उसके बाद SOX, फिर हो गया PM2.5 और PB। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जिसको भी मेंबरशिप चाहिए आज फ्री में, तो भाई जल्दी से फास्ट आंसर करना है, करेक्ट आंसर करना है, और जो भी पहले सबसे पहले आंसर करेगा उन्हीं के आंसर को कंसिडर किया जाएगा। तो सबका ध्यान होना चाहिए सिर्फ स्क्रीन पे। द ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज ड्यू टू इमिशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी केवल बी, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरण समस्या क्लोरीन युक्त हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्सर्जन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 11, किन प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 11, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार दें उतने कम है, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 सही, 11 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी ओनली। बी और सी ओनली, यानी PM2.5 और ओजोन। पर्टिकुलर मैटर यानी PM2.5 और ओजोन इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12, सोलर वाटर स्टील एक उपकरण है जिसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर 12, सोलर वाटर स्टील एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है ए, सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा को उपयोग करके क्या करते हैं? वाटर को प्यूरिफाई ठीक से करते हैं जिससे कि वो पीने लायक बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले यहाँ देखिए, कौन सी गैस कितने टाइम तक रहती है? ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं
तो इसका औसत जीवन काल, सीओटी के जीवन काल को एक मान में नहीं दर्शाया जाता क्योंकि ये गैस नष्ट नहीं होती और पर्यावरण में हजारों सालों तक रहती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी गैस है जो काफी समय तक रहती है एनवायरमेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का टाइम पूछे तो 12.5 साल, नाइट्रस का पूछे तो 121 साल। वही फ्लोरीकृत गैसें कब तक रहती हैं? सप्ताह से लेकर हजारों सालों तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। कौन सी गैस कितने टाइम तक एनवायरनमेंट में रहती है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13। कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं जिन्हें अनेक प्रकार के मानव जनित स्रोतों से पर्यावरण में उत्सर्जित किया जाता है। उन धातुओं की पहचान कीजिए जो जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से काफी गंभीर चिंता का विषय है। सही आंसर है सी, 3, 4 एंड 5, यानी मरकरी, कैडमियम एंड शीशा। ये सारी चीजें क्या करती है? जलाशय में है यानी पानी को खराब करने का ये काम करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वीओसी। भाई ये वाला क्वेश्चन अभी जून के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जून 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, रिसेंट पूछा गया क्वेश्चन है वीओसी के बारे में। वीओसी जिसे हम, वीओसी का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये बता दो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीओसी? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। इसकी वजह से कैंसर हो सकता है और ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी स्मॉग के निर्माण में भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वीओसी आपके जो स्मॉग है ना, फोटोकेमिकल स्मॉग में भी, और उसके अलावा किसमें? कैंसर वगैरह जो रोग है उसको बढ़ावा देने के लिए। वाष्पशील जैव यौगिक कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोर्सेस क्या है? पेंट, लकड़ी परिरक्षक यानी जिससे हम लकड़ी को सिक्योर करते हैं, एयरोसोल स्प्रे, क्लींजर, कीटाणुनाशक, इनमें पाया जाता है वीओसी। वीओसी कहाँ पाया जाता है? वीओसी कहाँ पाया जाता है? इसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है? बिल्कुल नहीं। अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है? SO2, NO2। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, आंसर करिए। दिख नहीं रहा है? एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ मैं, आप लोग भी एक बार रिफ्रेश कर लो जरा। एरोसोल पेंट। जल्दी से आंसर करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, फोटो रासायनिक केमिकल यानी कि यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया। वाटर पॉल्यूटेंट क्या है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 15 का सही आंसर किसने किसने दिया है? सही आंसर है ए। सबके सब बोल्ड हो गए। सही आंसर है ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं सेम टू सेम। पैराक्साइल नाइट्रेट क्या है? फोटो रासायनिक स्मॉग। इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? पेन के नाम से भी जानते हैं। पॉलीक्लोरेटेड बाइफेनाइल्स, PCB। जल प्रदूषक, कार्बन और सल्फर किस, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन की जो बात हो रही थी, किसकी किसकी वजह से होता है? कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। IR सक्रिय अणु, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बनिक अपशिष्ट, परिसंस्करण संयंत्रों के अवशिष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
बैंड बजा दी? क्या बात कर रहे हो? अभी कहाँ बैंड बजी है? अभी तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन, अभी तो ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। अभी तो अपन कुछ किए ही नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है नया इसमें। जो पढ़ाया है उस दिन आपको करवाया था जो करवाया था। जो आपने एमसीक्यू की क्लास ली थी। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। 16 का सही आंसर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सब गलत है। अगर आपसे औद्योगिक का पूछा जाए, इंडस्ट्रियल में 75 डीबी, कमर्शियल पूछा जाए 65 डीबी, रेसिडेंशियल पूछा जाए 55 डीबी, कोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, वहां पर क्या होता है? साइलेंस मोड में चला जाता है ये सब कुछ। ठीक है, यहां तक आ गया? यहां तक आ गया कि नहीं आ गया भाई? जल्दी से बता दो जरा एक बार। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अभी तो हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी, INCCA। फिर से बोल्ड हो गए हैं, कुछ लोग फिर से बोल्ड हो गए हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन पर भारतीय तंत्र, इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, INCCA की स्थापना पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2009 में की गई थी। काले कार्बन का मूल्यांकन, इसका काम था इन सबको फाइंड आउट करना। जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए इसकी स्थापना की गई थी, INCCA। क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, 2021 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया था, बायोगैस का कैलोरी मान लगभग कितना है? क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, 5000 की कॉल पर क्यूबिक मीटर। बायोगैस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बायोगैस जो ईंधन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहाँ से मिलता है? सोर्स का है क्या है इसका? जैविक कचरा, जैसे कृषि अपशिष्ट, खाद्य पौधों की सामग्री। पूछा जाता है मीथेन का सोर्स क्या है। ठीक है, इसका कैलोरी मान जो माना जाता है 4800 से 6900, यानी 4800 से 59, 59 ही होता है ना भाई, प्रति घन मीटर तक अलग अलग होता है, यानी 6900 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन इसी के बीच में ही आता है। ये क्या हो गया भाई? बैंड, अच्छा किस किस की बैंड बज गई इन क्वेश्चंस को देख के जरा एक बारी हाथ उठा लो। यानी अगर वो लोगों ने क्वेश्चन को देखा आपने, अगर सच में बैंड बजी है तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। बैंड बजी कि नहीं बजी, इसका मतलब है कि हम अभी भी उस चीज पे थोड़ा सा आगे हम लोग नहीं बढ़े हैं। अभी भी हम लोग उसी टेक्नोलॉजी पे बेस हैं कि भाई हमें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हम लोग बड़े आराम से बैठ जाते हैं। किसी भी चले जाओ इस समय यूट्यूब चैनल पर, मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट जा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उनको लगता है अरे यार मैं तो कर लूंगा। और अगर कर लोगे, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, किसी यूट्यूब चैनल पे जाके आप पढ़ भी रहे हो, उसके बाद भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हमें और मेहनत की जरूरत है। यानी हमारा एनवायरमेंट टॉपिक जो है उस पे हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा।
ये वीक पॉइंट जैसे हम यूनिट वाइज करवा रहे हैं ना, इससे यही पता चलता है कि कौन सी यूनिट हमारी अच्छी है और कौन सी हमारी यूनिट पे हमें ज्यादा काम करना है। आ रही है ना, मिक्स क्वेश्चन नहीं है। एनवायरमेंट का मतलब एनवायरमेंट, लॉजिक रीजनिंग का मतलब लॉजिक रीजनिंग। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी सोचिए तो अभी आगे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आंसर करो इस क्वेश्चन का। एक प्रारूपिक महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसोल, एरोसोल का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके संगठन के अनुसार कौन सा संगठन बहुतायत है? एरोसोल वाला क्वेश्चन अभी जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सल्फेट करेक्ट आंसर है। एक प्रारूपिक महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसोल है जिसके संगठक के अनुसार सल्फेट संगठक बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस प्रदूषक को अल्पायु जलवायु प्रदूषक कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड। ये जिसको भी पीडीएफ चाहिए कंप्लीट क्लास देखना, तभी समझ में आएगी, मैं बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, और ये फ्री पीडीएफ आप सभी को मिलने वाली है। ये जो क्वेश्चन अभिषेक अगर आप देख रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट पेपर 1 के मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और पीवाईक्यू से 50% पेपर आपका दोबारा रिवाइज होता है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है ये रिवाइज वाले क्वेश्चन है, यानी दोबारा आ सकते हैं, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक कार्बन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी सरफेस ओजोन। अल्पायु, और आपको क्या बताया था हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी खत्म ही नहीं होती है। अभी अभी मैंने करवाया था ना, अभी अभी करवाया था ना कि कौन सी गैस कितने टाइम तक रहती है। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो खत्म ही नहीं होती। तो अल्पायु जलवायु प्रदूषक में सबसे पहले क्या हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गई, और फिर सतही ओजोन हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर पाओगे। अभी मैंने इसका वो भी किया है। छोटी स्पीड बढ़ाओ बेटा, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि इस समय एग्जाम में काफी लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, और लेंदी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्वेश्चन भी पढ़ना है, आंसर भी करने हैं, इसलिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बायोगैस में पहली किसकी मात्रा है आपकी? पहली है मीथेन की, और दूसरी किसकी मात्रा है? डी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देख लो, अगर आ गया एग्जाम में तो आंसर करना होगा। पहला अगर सीक्वेंस में लगाने को आए तो मीथेन, अगर पूछा जाए कि मीथेन की कितनी मात्रा होती है तो 50 टू 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 टू 50, नाइट्रोजन हो गया 0 टू 10, हाइड्रोजन 0 से 1। ठीक है। कहां कहां से ये मिलता है आपका? ये जो जितने भी जैविक कचरे हैं उनसे ही मिलता है बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 22, जून 2023 यानी लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार पेयजल की गुणवत्ता के लिए आर्सेनिक की जो मात्रा है किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक प्रदूषित जल के उपयोग से कुष्ठ रोग, चर्म कैंसर, यकृत, फेफड़े, रक्त विकार, ये सारे रोग होते हैं। रोगों से संबंधित भी इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं कि किससे कौन कौन सा होता है। 1.0 माइक्रोग्राम पर लीटर बिल्कुल सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वायु प्रदूषक प्रज्वलन की प्रक्रिया की अवधि में कौन से वायु प्रदूषक उत्पादित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, यानी जब कोई आग जलाई जाती है तो उस समय कौन कौन से आते हैं?
बुक में इतना डिटेल्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ये पीडीएफ मैं आप लोगों को देती हूँ इतने सारे क्वेश्चंस के साथ में, नया डेटा भी है इसमें। तो भाई आप सभी लोगों को वैल्यू ज़रूर करनी चाहिए और लाइक और शेयर ज़रूर करो। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एंड ई। मतलब अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ ली ना, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ आपको फिर करना नहीं पड़ेगा। एक उस दिन वाली पीडीएफ पढ़ लेना, एक ये वाली पढ़ लेना। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी जल्दी आंसर करना है, अब हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थिति काल है, यानी सबसे कम रहता है, कौन सा? ये मोस्टली आज क्वेश्चन है पेपर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। निम्न दी गई गैसों में मीथेन का अवस्थिति काल सबसे कम है। रेसिडेंस टाइम सबसे कम है उस औसत समय काल से है जिसमें कोई अणु वायुमंडल में विस्थापित होता है। मीथेन का जो काल है या टाइम रहता है 8 से 10 साल ही है। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। ओजोन का सतही स्तर पर संकेंद्रण रात में घट जाता है। पराबैंगनी विकिरण ओजोन का अन्य घटकों में प्रकाश अपघटन करता है। 25 क्वेश्चन नंबर। ये पीडीएफ कंप्लीटली पढ़ लो, आपकी उसी से ही काफी क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। 25 का सही आंसर करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही तो हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओजोन का सतही ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिक्रीज एट नाइट, बिल्कुल सही बात है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोलिसिस ओजोन इनटू अदर कंपोनेंट, ये भी सही है, लेकिन संकेंद्रण रात में घट जाता है, क्यों? अगर यहाँ पर इस क्यों का आंसर होगा तो आपका रीजन सही है, अगर क्यों का आंसर नहीं है तो क्या होगा? रीजन सही नहीं होगा। मोस्ट वेलकम निधि। ठीक है, अभी मेरे को किसी ने बोला था कैंडिडेट, मैं नाम भूल गई हूँ, उन्होंने कहा था कि भाई मैम एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है वो करा दो जरा, इसीलिए मैं आज स्पेशल ये क्लास लेकर आई हूँ। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति का सही क्रम क्या है? ये 100% वाले क्वेश्चन हैं, पूछे जाएंगे आप में से किसी ना किसी के क्वेश्चन पेपर में। 26 का सही आंसर। सबसे निचला स्तर कौन सा है, सबसे ऊपर का, अगर वो पता होगा तो बाकी कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका शोभ मंडल आ गया, समताप मंडल आ गया, मध्य मंडल आ गया, ताप मंडल आ गया और सैटेलाइट। सही आंसर है बी। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर आ गया आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आया मध्य मंडल और फिर लास्ट में ताप मंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट। 27, ये क्वेश्चन तो अभी आपके सामने आया था जून 2024 में। सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन जून 2024 एंड दिसंबर 2023। 27 का सही आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट के। इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 27 आपने कहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकते। बी, सी, ई, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड जरूरी है, वीओसी जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वीओसी यानी वाष्पशील कार्बनिक और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 28 भाई साहब, ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 28,
28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 220 डॉब्सन इकाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का, सोनिका का सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29। अभी अभी यहां से जुड़े क्वेश्चन को अभी हमने आपको दिखाया था, सेम चीज आ गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स और उसके कलर कोड। निधि आंसर करो, कोई बात नहीं है, फटाफट आंसर करते चलो, हिम्मत मत हारो, गलत होगा तो कोई बात नहीं, सीखेंगे तो सही ना। एटलीस्ट हमारे सामने वो क्वेश्चंस तो हैं जिसकी वजह से हम अच्छा क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम में। हिम्मत मत हारो, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 29, अभी अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया था 0 से 500 के बीच में। अगर 0 to 50 है तो कैसा कलर होगा ए क्यू आई का? 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400। 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे अच्छा जो माना जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50, जिसका रंग होता है ग्रीन। भाई नेचुरल सी बात है, जो हमारे जो पर्यावरण के लिए अच्छा है वो ग्रीन होगा। फिर हो गया पीला 101 से 200, 201 से 300 नारंगी, और सबसे खतरनाक माना जाता है 300 से 500 के बीच का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने 30। अभी अभी यहाँ से भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आंसर करिएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जीवन काल का सही क्रम बताइए। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कितने समय तक कौन रहती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कौन सी गैस कितने समय तक, अभी आपको करा था ना। 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया 298, 298 साल तक। सीएफसी 55 साल तक। मीथेन हो गई 20 से 25 साल तक। भूपृष्ठीय ओजोन केवल 22 दिन। सरफेस ओजोन केवल 22 दिन तक होती है, इसीलिए सबसे कम टाइम तक वही रहती है यहाँ पे। बी आंसर सही। याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। 31 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था दिसंबर 2023 और जून 2023 में। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक कार्बन एरोसोल। ब्लैक कार्बन एरोसोल प्राथमिक यानी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है, जो अपूर्ण दहन प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित वायुमंडल में प्रकाश के अवशोषित कण का मुख्य रूप है। ब्लैक कार्बन क्या हो गया, एक तरीके से कोयला ही तो हुआ। ब्लैक कार्बन को और हम क्या कह सकते, कोयला ही तो हुआ ना। क्या हुआ, कोयला ही तो हुआ ना। तो सही आंसर इसका किससे, अधजले अपूर्ण दहन प्रक्रिया से जो उत्पादित है। 32 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित ईंधनों को उनके दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जन होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 32 सीक्वेंस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे एग्जाम में। आंसर पहले ही आ गया ना, चलो कोई नहीं, अभी तो नहीं आ रहा आंसर पहले। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर है सी। याद रखिएगा इस पैटर्न को। यानी सबसे पहले हो गया कोयला लिग्नाइट 215, गैसोलीन एथेनॉल सहित 157, प्रोपेन 139 यानी 139, प्राकृतिक गैस 117। ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में सेम पैटर्न याद रखिएगा। दो भी आपने सही कर लिया मैचिंग में तो बाकी तो अपने आप सही हो जाएगा। 33 AQI बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अब तक 8 से 10 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है AQI के बारे में। ये क्वेश्चन 8 से 10 बार एग्जाम में आया है।
और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आज कितने क्वेश्चन हैं? आज क्वेश्चन तो मैंने खुद नहीं काउंट किए बनाते समय। 33 का सही आंसर है सी। ये पीडीएफ एक्चुअली मैंने इस पर्पज से बनाई है कि आपका पूरा एनवायरमेंट टॉपिक जो है ना वो इसी से कवर हो जाएगा। एक उस दिन वाली जो मैंने एमसीक्यूज दिए थे जिसमें 100 एमसीक्यूज थे आपके, ठीक है, उससे काफी चीजें कवर हो जाएंगी। और यहाँ क्योंकि डिटेल आंसर है, ठीक है ना, तो टॉपिक वाइज जिसने भी पहले एनवायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा वो पीवाईक्यू से निकाल ले जाएगा। इसलिए ये यहाँ पर मैंने ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं। पीक्यूआई में 8 प्रकार के प्रदूषकों को डाला गया है। पीएम 10, 2.5, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, पारा PB, अमोनिया NH3। ठीक है, इस पर्पज से मैंने डाला है कि अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, अगर पहले कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में तो भी आराम से निकाल ले जाओगे पेपर। 34 क्वेश्चन नंबर आंसर करिए। आप में से कितने लोग इस पीडीएफ को सच में पढ़ेंगे? तभी मैं डालूं टेलीग्राम पे। कितने लोगों ने पढ़ना है इसको? क्वेश्चन नंबर 34, फोटोकेमिकल स्मॉग में किसकी उच्चतम सांद्रता होती है? पीपीवी। सही आंसर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। किसकी सांद्रता सबसे ज्यादा होती है? डालेंगे, ठीक है, बस पढ़ना, कोई छोड़ना नहीं इसको, पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन के साथ में। कार्बन मोनोऑक्साइड 2 बार भी इस पीडीएफ को पढ़ोगे, एग्जाम में आराम से क्लियर करोगे। क्वेश्चन नंबर 35, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में से क्या उत्सर्जित होता है? यानी जब कोयला का जो पावर प्लांट होता है ना, थर्मल पावर प्लांट होता है जो, उसमें से क्या चीजें निकलती है, कौन सी गैसेस निकलती हैं? इतना इंपॉर्टेंट सोचो, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कहीं इतना डीपली कोई करवा रहा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 5 पार्टिकुलर मेटल। टेंशन ना लो, मैं एनवायरमेंट की पूरी बुक पीडीएफ अगर मेरे को मिलती है मैं डाल दूंगी, आप लोग एक बार बस पढ़ लेना, ठीक है। जिसको भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रही इंग्लिश में, जैसे एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं ऑलरेडी इंग्लिश में आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगी, तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। 36 क्वेश्चन नंबर, विश्व के कुल जल प्रतिशत मेरी वॉइस आ रही है या नहीं, एक बारी कंफर्म करना। क्या करें भाई, बैंड बज जाता है सिस्टम का भी। माइक चला गया है मेरा, तो अब मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को वॉइस आ रही होगी मेरी। आ रही है अनुपमा? चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, जल्दी कम आए भाई साहब, हो गए 36 क्वेश्चन के बाद बिल्कुल टाइम पर ही यहाँ पर हमारा माइक गया है। ज्यादा मेहनत नहीं करानी है। बाकी यहाँ पे अभी ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डालने वाली हूँ, आपको कंप्लीट हो गया है, यानी माइक का काम खत्म है। तो अभी क्या है कि इस पीडीएफ को पढ़ना है आपने, आप सबने पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। तो अब मिलते हैं आपसे टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पर भी क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वन वे कम्युनिकेशन हो गया था, क्या बात है। देखो भाई, वन वे कम्युनिकेशन के बारे में पता है कल कौन सी यूनिट करनी है?
यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन, किशोर, यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन के नाम से है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इन सब की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है भाई, कल कौन सी यूनिट करना चाहोगे जल्दी से कमेंट करके बताना। ठीक है, हायर एजुकेशन अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, एनवायरनमेंट कंप्लीट किया, कल कौन सी पढ़नी है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जाने से पहले फीडबैक जरूर दीजिए। हाँ, फर्स्ट कौन आया भाई, कौन आया फर्स्ट? छोटी जिम्मेदारी ली थी फर्स्ट आने की, कौन कौन आया फर्स्ट? विनर कौन? मोस्टली तो सबके आंसर गलत ही हो रहे थे। फर्स्ट कौन आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, कल ऐसा करेंगे हम लोग, एक और यूनिट का टेस्ट करेंगे। ठीक है, स्वयं प्रभा, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड ले आऊं क्या, एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ी कुछ चीजें ले आऊं जिसमें आप लोग के क्वेश्चन ज्यादा गलत ना हो। गलती करने के बाद क्या विनर? कल होगा ना? चलो ठीक है, कल फिर हम करेंगे मैथ्स ट्रिक एंड डीआई, बिल्कुल उसको भी करना है भाई। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा कल की सीरीज के लिए। और आज सब रॉन्ग रॉन्ग हुए जा रहे थे तो विनर कैसे बनेगा फातिमा, यही तो बात हो गई। चलो कोई टेंशन नहीं है, कल टेलीग्राम पे सॉरी कल आपको क्लास में यूनिट मिलेगी नई, पीवाईक्यू करवाएंगे जिसमें डीआई और मैथ्स होंगी। तो आप लोग सब तैयार रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।